क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. बार that extend into a simple support must be able to develop their full strength at the designated point L so that their moment capacity is more than the bending moment at that point. The clause of code required sigma s is equals to 0.85 sy. तो क्या कह रहा है? बार दैट एक्सटेंड इनटू ए सिंपल सपोर्ट मस्ट बी एबल टू डेवलप देयर फुल स्ट्रेंथ at designated point L so that their moment capacity is more than the bending moment at that point. The clause of the code is required. तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर देखते हैं. इसमें एल डी लेस देन -1.3 m1/b ये भी सही होगा. दूसरा है 5 सिग्मा एस डिवाइड बाई 4 टाउ वी डी लेस देन इक्वल 1.3 m/b1 ये भी सही होगा इसके अंदर. एंड ये भी सही होगा. तो इसमें 1 2 3 आंसर आएगा. इसका ऑर्बिट चेक कर लेते हैं. ऑर्बिट क्या कह रहा है? डेवलपमेंट लेंथ इट सपोर्ट. सो सिचुएशन क्या दे रखी है कि बार सिंपल सपोर्ट के अंदर एक्सटेंड हो रहा है. कहाँ हो रहा है? सिंपल सपोर्ट है उसके अंदर एक्सटेंड हो रहा है. तो रिक्वायरमेंट क्या है? बार को अपनी फुल स्ट्रेंथ डेवलप करनी चाहिए इस स्थिति में. तो इसने एक्सप्रेशन से रखी है क्या? एल डी लेस देन इक्वल टू 1.3 m1/b/L0. पहला ये है. दूसरी जो दे रखी है उसने वो दे रखा है 5 सिग्मा एस डिवाइड बाई 4 टाउ वी डी लेस देन 1.3 m1/b+L0. तीसरा जो दे रखा है उसने तीसरा दे रखा है 5 लेस देन 4 टाउ वी डी डिवाइड बाई सिग्मा एस इंटू 1.3 m1/b+L0. तो क्वेश्चन में पूछा है इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन कोड रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करता है. तो आपको बताना कौन सा एक्सप्रेशन कोड को सेटिस्फाई कर रहा है. तो कंसेप्ट चेक कर रहा था. जो एल डी इक्वल्स टू होता है 5 सिग्मा फॉर टाउ वी डी होता है. सपोर्ट के पास मूवमेंट और शेयर दोनों कंसिडर होते हैं. जो सपोर्ट होती हैं उसके पास मूवमेंट और शेयर दोनों कंसिडर होते हैं. तो एंचोरेज लेंथ चेक होता है. सो कोड बेस्ड इनइक्वालिटी का करेक्ट फॉर्म आइडेंटिफाई करना है. ठीक है. तो डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है? डेवलपमेंट लेंथ होती है एल डी इज इक्वल्स टू 5 सिग्मा एस बाई 4 टाउ वी डी. ठीक है. और इसलिए 5 लेस देन 4 टाउ वी डी डिवाइड बाई सिग्मा एस इंटू 1.3 m1/b+L0. बट हम क्या जानते हैं? एल डी लेस देन इक्वल m1/b+L0. देन एंड ऑफ द बार क्या लिख रखा है? when end of the reinforcement are confined compressive reaction LD less than equal 1.3 m1/b+L0. सो इसकी जगह जो प्लेसिंग होती हैं वो क्या होती हैं? प्लेसिंग होती है एल डी इज इक्वल्स टू 5s 4 टाउ वी डी. इसको प्लेस करने के लिए फिर क्या बनेगा? 5 सिग्मा एस डिवाइड बाई 4 टाउ वी डी लेस देन इक्वल 1.3 m1/b+L0. ठीक है. तो इसको रीअरेंज करके ऐसे भी लिखा जा सकता है. कैसे? 5 लेस देन इक्वल्स टू 4 टाउ वी डी डिवाइड बाई सिग्मा एस 1.3 m1/b+L0. इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं.
While checking shear resistance of reinforced concrete beam for limit state of collapse, as per IS 456, which one of following nominal shear stress recommendation is to be adhered to? B uses shear force at a vertical cross section. B and D are the overall width and effective depth of beam respectively. So which equation is correct? While checking shear resistance of reinforced concrete beam for limit state of collapse, as per IS 456, which of following beam shear stress recommendation is to be adhere to? सो यहाँ पर बी यू बराबर शेयर फोर्स एट वर्टिकल क्रॉस सेक्शन दे रखा है, बी एंड डी दे रखा है ओवरऑल डेप्थ एंड इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इसमें कौन सा आएगा? इसमें आएगा ये 0.5 बी यू बी डी। वैसे ये होता है बी यू बाई बी डी। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑर्बिट चेक करते हैं। इसकी बात कर रहा है शेयर रेजिस्टेंस चेक के बारे में, जहाँ पर इसने क्या दे रखा है, इस आदमी ने दे रखा है फैक्टर्ड शेयर फोर्स दे रखा है। ठीक है, विड्थ दे रखी है और इफेक्टिव डेप्थ दे रखी है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? नॉमिनल शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, तो नॉमिनल शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला ये होता है टाउ वी इज इक्वल्स टू बी यू बाई बी डी। LSM में फैक्टर लोड यूज होता है। कौन सा लोड होता है? फैक्टर लोड। सो शेयर स्ट्रेस कंपेयर करते हैं किससे? टाउ सी से। सो करेक्ट एक्सप्रेशन क्या होगी? ये होगी। ठीक है, तो क्या होती है? नॉमिनल शेयर स्ट्रेस, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस हो जाएगा आपका टाउ वी इज इक्वल्स टू बी यू बाई बी डी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। पहला जो होता है असर्सेशन क्या बोलता है? द टेंसाइल रेनफोर्समेंट बार ऑफ ए रेक्टेंगुलर बीम आर बेंट एट ए सुटेबल प्लेस। टेंसाइल रेनफोर्समेंट बार ऑफ ए रेक्टेंगुलर बीम आर बेंट एट ए सुटेबल प्लेसेस, जिसका रीज़न होता है बेंट टेंसाइल रेनफोर्समेंट बार इन ए रेक्टेंगुलर बीम resist bending movement and provide local bond stresses। तो इसको सॉल्व करते हैं। असर्सेशन बोल रहा है कि टेंसाइल रेनफोर्समेंट बार ऑफ ए रेक्टेंगुलर बीम आर बेंट एट ए सुटेबल प्लेस। बेंट टेंसाइल रेनफोर्समेंट बार इन ए रेक्टेंगुलर बीम resist bending movement and provide local bond stress। तो इसमें क्या होगा? देखो क्या होता है कि जो शेयर रेनफोर्समेंट कैन बी प्रोवाइड बेंडिंग द लॉन्गिट्यूडनल टेंसाइल रेनफोर्समेंट कॉल्ड बेंट ऑफ बार। जनरली टू बार्स आर बेंट एट ए सेक्शन वेयर दे आर नो मोर रिक्वायर्ड फॉर रजिस्टिंग बेंडिंग मूवमेंट, है ना। तो इसमें पहला बेंट टेंसाइल रेनफोर्समेंट बार इन रेक्टेंगुलर बीम रजिस्ट बेंडिंग मूवमेंट। बेंडिंग इसमें पहला सही होगा। देख लेते हैं इसका ऑर्बिट चेक कर लेते हैं, ऑर्बिट में क्या मिलता है। पहला कह रहा है कि टेंसाइल रेनफोर्समेंट बार को सुटेबल प्लेस पर बेंड करते हैं, है ना। देन बेंट बार बेंडिंग मूवमेंट रजिस्ट करते हैं और लोकल बॉन्ड स्ट्रेस प्रोवाइड करते हैं। तो चेक कर लेते हैं इसका कंसेप्ट क्या कहता है। बेंट बार शेयर रेजिस्टेंस में हेल्प करता है, एंचोरेज और बॉन्ड इंप्रूव करता है, और बेंडिंग मूवमेंट प्राइमरली लॉन्गिट्यूडनल बार रजिस्ट करता है। जो बेंडिंग मूवमेंट है प्राइमरली लॉन्गिट्यूडनल बार रजिस्ट करता है। तो इसमें पहला सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। या नोट लिख देते हैं। The shear reinforcement
can be provided by bending the longitudinal tensile reinforcement called bent up bars generally two bars are bent at a section where they are no more required for resisting नेक्स्ट बात करते हैं द चांसेज ऑफ द क्या लिखा तूने पर वो पढ़ लेना द शेयर reinforcement can be provided by bending the longitudinal tensile reinforcement called bent up bar. Generally, two bars are bent at a cross section where they are no more required for resisting bending moment. अजीब सा स्टेटमेंट है साला. The chance of diagonal tension crack in RCC member reduce. The chances of diagonal tension cracks, axial compression and shear force acts simultaneously. Axial tension and shear force act simultaneously. Only shear force act. D में आता है फ्लेक्चरल एंड शेयर फोर्स एक्ट. तो इसमें आएगा 3.4 में एक्शियली कंप्रेशन एंड शेयर फोर्स एक्ट साइमल्टेनियसली. एक्शियली टेंशन एंड शेयर फोर्स एक्ट साइमल्टेनियसली नहीं, इनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है. एक्शियल का और शेयर का, ओनली शेयर ये भी नहीं होगा, फ्लेक्चरल एंड शेयर ये भी नहीं होगा. ठीक है, तो अब इसका ऑर्बिट चेक कर लेते हैं. ऑर्बिट क्या बोलता है? डायनोगल टेंशन क्रैक, शेयर फेलियर. तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कब डायनोगल टेंशन क्रैक के चांस रिड्यूस करता है? कब डायनोगल टेंशन क्रैक के चांस रिड्यूस करता है? ऑप्शन में दे रखा है ये सारे पॉइंट्स. सो कंसेप्ट क्या बोलता है? शेयर से प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होता है. शेयर से प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होता है. एक्सियल कंप्रेशन प्रिंसिपल टेंशन को रिड्यूस करता है. जो एक्सियल कंप्रेशन होता है ना, वो प्रिंसिपल टेंशन को रिड्यूस करता है. और एक्सियल टेंशन क्रैक को बढ़ाता है. क्या करता है? एक्सियल टेंशन क्रैक को बढ़ाता है. तो कौन सी लोडिंग कंडीशन क्रैक फॉर्मेशन को कम करती है? ठीक है, तो अपनी कौन सी? एक्सियल शेयर प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस को डेवलप करता है. ठीक है, कंप्रेशन क्या करता है? टेंशन को रिड्यूस करता है. तो एक्सियल कंप्रेशन हो जाएगा इसका सही आंसर. तो इसमें लिख लेते हैं एज पर कोड क्या कहता है? फॉर मेंबर subjected to axial compression PU, the design shear strength of concrete cell multiplied by del
तो ये डेल बराबर हो जाएगा 1+3 PU डिवाइड बाई AgFc के, विच इज़ नॉट एक्सीडिंग 1.5। क्या 1+3 PU AgFc के। PU जो होता है ना यहाँ पर क्या होता है, PU होता है एक्सियल कंप्रेशन, फोर्स इन न्यूटन। Ag जो होता है ग्रॉस एरिया होता है, ग्रॉस एरिया ऑफ कंक्रीट सेक्शन। FC के आपको पता ही क्या होता है। सो हेंस shear strength of concrete, shear strength of concrete beam is increased due to axial compression, axial compressive force। तो क्या कहता है, एच पर FC के कोड फॉर मेंबर सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेशन PU द डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट शैल बी मल्टीप्लाइड बाई डेल। सो डेल बराबर होता है 1+3 PU डिवाइड बाई AgFc के, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1.5। उसके बाद जो होता है PU वो होता है एक्सियल कंप्रेशन फोर्स, Ag जो होता है वो ग्रॉस एरिया ऑफ कॉन्क्रीट सेक्शन होता है। सो हेंस शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट बीम इज इंक्रीज्ड ड्यू टू एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स। मतलब शेयर स्ट्रेंथ ऑफ जो कंक्रीट होती है वो इंक्रीज होती है किसकी वजह से, एक्सियली कंप्रेसिव फोर्स की वजह से। हमेशा ही गलत होता है, हमेशा हमेशा हमेशा, पता नहीं कहाँ भग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द मैक्सिमम परमिसिबल शेयर स्ट्रेस टाउ सी गिवन इन BIS 456/1978 इज बेस्ड ऑन maximum permissible shear stress, diagonal tension failure, diagonal compression failure। the maximum permissible shear stress based on diagonal compression failure, flexural tension failure, maximum permissible shear stress। ये डिपेंड करता है डायनोगल कंप्रेशन फेलियर। इसका ऑर्बिट चेक करते हैं। ये बोलता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टाउ सी मैक्स किस टाइप के फेलियर पर बेस्ड है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस किस टाइप के फेलियर पे। तो शेयर फेलियर के दो टाइप्स के होते हैं, पहला होता है डायनोगल टेंशन, दूसरा होता है डायनोगल कंप्रेशन। जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस क्रशिंग को प्रिवेंट करते हैं, तो ये राइट ऑप्शन होगा। तो यहाँ लिखते हैं हम नोट। सो वी नो what we know tau c max is equals to 0.6, तेरी मम्मी को ले जाए, 0.637 √FC के, ठीक है। if the area of shear reinforced is large, if the area of shear reinforced, क्या हो रहा है यार इस पेंसिल में। if the area of shear reinforcement is large, failure may occur due to shear compression failure of concrete prior to
prior to the yielding of steel. Therefore, the upper limit of the area of shear reinforcement correspond to the yielding of shear compression failure of bar simultaneously. So we know that tau Cmax is equals to क्या होता है 0.637 under root FCK. So if the area of shear reinforcement is large, failure occur due to shear compression failure of concrete prior to the yielding of the steel. Therefore, the upper limit of the area of shear reinforcement corresponds to the yielding of shear reinforcement and shear compression failure of bar simultaneously. नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3.6. द कोडल प्रोविजन रिकमेंडेड मिनिमम shear reinforcement in the form of stirrup in the beam to cater any torsion in the beam section, to improve ductile of the cross section, to improve dowel action of longitudinal tension bar. To cater any torsion in beam section, ये नहीं होगा. टू इम्प्रूव डक्टिलिटी ऑफ क्रॉस सेक्शन, टू इम्प्रूव डावल एक्शन ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल टेंशन बार. दूसरा और तीसरा सही आंसर आएगा. तो ऑर्बिट चेक करते हैं. ऑर्बिट में क्या कह रहा है? पर्पज ऑफ मिनिमम शेयर स्टीरअप्स. क्या पर्पज हो रहा है? स्टेटमेंट दे रखा है कि इसको बताया कि इसका ये पर्पज होता है कि टोरेजन कैटर करना नहीं होता है. डक्टाइलिटी इम्प्रूव करना, हाँ, मिनिमम स्टीरअप का काम होता है. डावल एक्शन को इम्प्रूव करना बिल्कुल होता है. तो अब पूछ रहा है क्वेश्चन कि मिनिमम स्टीरअप का एक्चुअल पर्पज क्या है. तो कंसेप्ट चेक कर लेते हैं. तो ये क्या करता है? मिनिमम रिइंफोर्समेंट शेयर क्रैक्स को कंट्रोल करता है, डक्टिलिटी इम्प्रूव करता है, एग्रीगेट इंटरलॉक्स और डावलिंग एक्शन को सपोर्ट करता है. प्योर टेंशन के लिए सेपरेट डिज़ाइन होता है. ठीक है. हम इसके लिए कुछ नोट लिख लेते हैं. द इक्विवेलेंट शेयर share a function of the shear and torsional moment. इक्विवेलेंट शेयर क्या होता है? फंक्शन ऑफ शेयर और टॉरिजनल मूवमेंट का. इज डिटरमाइंड फ्रॉम द इक्वेशन. क्या है इक्वेशन? इक्विवेलेंट शेयर बी इज इक्वल्स टू 1.bu प्लस 1.6 TU/B होता है. ठीक है, इक्विवेलेंट शेयर का होता है. जो ये BE होता है, ये होता है इक्विवेलेंट शेयर. ठीक है. उसके बाद में ये जो होता है BU, ये होता है एक्चुअल शेयर. और उसके बाद में ये जो
टी यू होता है, ये होता है एक्चुअल टोरिजन मोमेंट। क्या? एक्चुअल टोरिजनल मोमेंट। और ये जो बी होता है, ये होता है विड्थ ऑफ द बीम, विड्थ ऑफ बीम। ठीक है, अब बात करते हैं मिनिमम shear reinforcement is to be provided of IS 456 if the equivalent nominal shear stress tau VE obtained from VE, so calculated above does not exceed tau C given in table. The beam can resist only a very small value of torsion with minimum shear reinforcement. It cannot resist any torsional. It cannot resist any torsion in the beam with minimum shear reinforcement. So क्या लिखा है? The equivalent shear is a function of shear and torsional moment is determined in the form of BU plus 1.6 TU by V. यहाँ पर जो ये B होता है, ये इक्विवेलेंट होता है, इक्विवेलेंट शेयर होता है। BU होता है जो एक्चुअल शेयर होता है, TU हो जाता है टोरिजनल, एक्चुअल टोरिजनल होता है, विड्थ होती है ऑफ द बीम होती है। अब बात करता है शेयर एनफोर्समेंट। मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट इज टू बी प्रोवाइडेड ऑफ IS 456 if the equivalent nominal shear stress tau BE obtained from V calculated above does not exceed tau C given in table. The beam can resist only a very small nature of torsion with minimum shear reinforcement. It cannot resist any torsional in the beam with minimum shear reinforcement. The beam can resist only a very small value of torsion with minimum shear reinforcement. It cannot resist any torsion in the beam with minimum shear reinforcement. Question number 7. Consider the following statement. Reinforcement that is no longer required for flexure beyond a certain section shall, however, be extended by D or 12 theta, whichever is greater before being curtailed. At least half the width should be bent up to the cutoff point. The shear capacity at a cutoff point should at least 1.5 times of the shear force at the section. क्या बोल रहा है? The shear reinforcement is that no longer required for flexural beyond a certain section shall, however, be extended by D or 12 phi, whichever is greater before
being curtailed. At least half the bar should be bent up at the cutoff point. The shear capacity at cutoff point should at least 1.5 times of the shear force at the section. So इसमें कौन सा आएगा? At least half bars should be bent up to the cutoff point. पहला सही है, दूसरा सही है. Reinforcement that is no longer required for flexure beyond a certain section shall however be extended by d or 12 phi, whichever is greater. ऑर्बिट में चलता है. बार को डी या 12.5 से एक्सटेंड करना बिफोर कट ऑफ. स्टेटमेंट नंबर 1. हाफ बार बेंट अप एट कट ऑफ. हाफ बार बेंट अप. नो. शेयर कैपेसिटी इज ग्रेटर देन 1.5 इंटू शेयर फोर्स एट ए सेक्शन. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? कर्टेलमेंट जोन में शेयर क्रिटिकल होता है. एंचोरेज रिक्वायरमेंट मैंडेटरी है, तो शेयर सेफ्टी मार्जिन प्रोवाइड करना होता है. ठीक है, तो इसमें ये सही होगा. ये वाला गलत होगा, ये सही होगा, ये सही होगा. अब बात करते हैं कर्टेलमेंट के बारे में. तो यहाँ क्लॉज फर्स्ट क्लॉज में दे रखा है 36 में, फॉर कर्टेलमेंट reinforcement shall extend beyond the point at which for a distance equal to effective depth of the number or 12 times the bar dia which is greater except its simple supports or end of cantilever. नेक्स्ट बात करते हैं. The shear at cutoff point does not exceed 2/3 the permitted, including the shear strength of the web reinforcement provided. The shear at cutoff point does not exceed 2/3 that permitted, including the shear strength of wave reinforce provided. For curtailment, reinforce shall extend beyond the point at which it is no longer required to resist flexural for a distance equal to effective depth of the number or 12 times the bar dia whichever is greater except the simple support or extend cantilever. दूसरा था the shear at cutoff point does not exceed 2/3 that is permit, including the shear strength of wave reinforcement is provided.
तो इसमें कौन कौन सा आएगा, ये 2/3 पे होता है, ठीक है, तो इसमें 1 और 3 सही होगा। पहला आता है रिइंफोर्समेंट टाइप, दूसरा आता है एंश्योरेज रिक्वायरमेंट। द सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। फुटिंग स्लैब और टेंसाइल रिइंफोर्समेंट, कैंटिलीवर बीम टेंसाइल रिइंफोर्समेंट, सिंपली सपोर्टेड बीम टेंसाइल रिइंफोर्समेंट, बीम और स्टीरअप्स, LYD into the support, 6, 5 और 130 bends, LD into the support, LD from the column face। तो ये मैच करानी दोनों लिस्टों को। तो इसमें कौन सा आएगा, फुटिंग स्लैब और टेंसाइल रिइंफोर्समेंट, तो इसमें आएगा LD फ्रॉम द कॉलम फेस, तो पहले 4 आ जाएगा। उसके बाद में आता है कैंटिलीवर बीम टेंसाइल रिइंफोर्समेंट, तो कैंटिलीवर बीम टेंसाइल रिइंफोर्समेंट, तो इसमें आ जाएगा LD इंटू द सपोर्ट, डेवलपमेंट लेंथ इंटू द सपोर्ट, तो इसमें आ जाएगा 3। सिंपली सपोर्ट बीम टेंसाइल रिइंफोर्समेंट, सिंपली सपोर्टेड बीम टेंस, ये हो जाएगा LD/3 मीन्स 1। एंड बीम और शेयर स्टीरअप्स, ये आ जाएगा 6, 5 फॉर 135 बेंड, ठीक है। इसका ऑर्बिट चेक कर लेते हैं। एंश्योरेज रिक्वायरमेंट मैचिंग, पहला आता है फुटिंग स्लैब टेंसाइल स्टील, कैंटिलीवर बीम टेंसाइल स्टील, सिंपली सपोर्ट बीम टेंसाइल स्टील और बीम शेयर स्टीरअप्स, ठीक है। तो एंश्योरेज कंडीशन की बात करते हैं, तो ये कंडीशंस दे रखी है उसने, एंश्योरेज की पूछ रहा है, हर एनफोर्समेंट टाइप के लिए करेक्ट एंश्योरेज रूल मैच करना है। तो कैंटिलीवर के लिए क्या होता है, कैंटिलीवर टेंशन एट फिक्स्ड सपोर्ट होती है, सिंपली सपोर्ट टेंशन एट मिड स्पान और एंश्योरेज एज एट सपोर्ट। फुटिंग जो होती है वो होती है कॉलम फेस से एंश्योरेज होती है। स्टीरअप जो होती है हुक लेंथ रिक्वायरमेंट होती है स्टीरअप के लिए, सो फ्रॉम द कॉलम फेस फ्रॉम द एंश्योरेज सपोर्ट, ठीक है। तो अगर यहाँ फुटिंग की बात करें, किस चीज़ के लिए, फुटिंग की बात, फुटिंग में आएगा एंश्योरेज रिक्वायरमेंट LD फ्रॉम द, जो एंश्योरेज रिक्वायरमेंट होगा तो LD फ्रॉम कॉलम फेस। दूसरा जो है इसके अंदर क्या है, कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम के अंदर क्या होगा, ये एंश्योरेज रिक्वायरमेंट होती है LD फ्रॉम, रिक्वायरमेंट इज LD इंटू द सपोर्ट। नेक्स्ट जो दे रखा है आपने सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है, ये होता है इट इज L0/3 टेंशन एट मिड स्पान एंश्योरेज एट सपोर्ट, तो N2 इंटू L0/3 इंटू सपोर्ट इंटू द सपोर्ट। फिर इसके बाद में आता है शेयर स्टीरअप्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टीरअप्स जो होती हैं, शेयर स्टीरअप्स है ना, तो 90 डिग्री बेंड के लिए कितनी होती हैं, 90 डिग्री बेंड के लिए होती है 8/5, ठीक है। और 135 के लिए कितनी होती हैं 6/5, और 180 के लिए कितनी होती हैं स्टीरअप्स 4/5। तो ये LD कैसे मेजर करना है, जैसे कॉलम फेस है तो कॉलम फेस से कैसे मेजर करना है, ये आपके बाहर है एंड दिस इज LD इन कॉलम। कैंटिलीवर में कैसे होता है, कैंटिलीवर में ऐसे बार होता है, ये ऐसे होता है, LD जो होता है ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, यार ये हमेशा गलती होती है, इसका पता नहीं क्या। क्वेश्चन नंबर 9 डायगोनल टेंशन
reinforcement is provided in a beam as a longitudinal bar, bent up bar, helical reinforced और 90 डिग्री bend at the bend of main bar। तो क्या आएगा इसमें? बेंट अप बार। डायनोगल जो टेंशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं बेंट अप बार की तरह प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बात करते हैं डायनोगल टेंशन इन बीम। क्वेश्चन पूछ रहा है कि डायनोगल टेंशन रजिस्ट करने के लिए क्या प्रोवाइड करते हैं। तो डायनोगल टेंशन को रजिस्ट करने के लिए शेयर क्रैक एट एंगल। डायनोगल टेंशन क्या होती है? शेयर क्रैक एट एंगल। तो इसको रजिस्ट करते हैं कैसे? बेंट अप बार से और स्टील रप से। ऑप्शनल में कन्फ्यूजन है, लॉन्गिट्यूडनल बार, फ्लेक्सुरल, हेलिकल कॉलम और 90 डिग्री एट एंचोरेज। तो शेयर इन्फोर्समेंट का टाइप चूज करना है आपको, है ना। तो डायनोगल टेंशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड बेंट अप बार जो होता है वो कैसे प्रोवाइड होता है? जैसे ये कोई बीम है, ऐसे मान के चलो, दिस इज द सपोर्ट एंड दीज आर द क्रैक्स, डायनोगल क्रैक्स। अब तुमने बार प्रोवाइड किए like this। So these are the diagonal cracks and these are the bent up bars। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना टाइम हो गया?